खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस खास शो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति के बारे में। एक तमाम सीरीज शुरू हो चुका है जिसमें बाकायदा पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर जो है खबरों की चीड़-फाड़ हो रही है। तो फिर एक सीरीज में हम आपके साथ मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल चुनाव में जो है तमाम घटनाएं हो रही हैं और खास करके चुनाव तो और 4 अन्य राज्यों में भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश में है, लेकिन बिहार की सियासत में और फिर राष्ट्रीय स्तर पे कहें तो पश्चिम बंगाल चुनाव जो है वो अभी सुर्खियों में बना हुआ है। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या लग रहा है सर कि कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को बीजेपी से नहीं अपनों से डर है। तो क्या है इसके पीछे का रणनीति है, वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी की लड़ाई जो है वो बीजेपी से नहीं होकर के अपनों से लड़ाई है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी को सबसे पहले तो आज एक बड़ा झटका लगा है। जो खेला होबे तो खेला तो हो गया, एक बड़ा खेला हुआ है। कहीं ना कहीं ये पासा उल्टा पड़ गया है। अब याद है आपको, नंदीग्राम में वो जो गई थी, मंदिर से निकल कर आई, जैसे ही गाड़ी पे चढ़ने गई तो उनको पैर में धक्का लग गया कहीं से। अब उनका कहना है कि भाजपा के लोगों का इसमें शामिल होना कहीं ना कहीं दिख रहा है, लेकिन और इसको लेकर टीएमसी के लोगों ने जाकर विरोध भी दर्ज कर दिया चुनाव आयोग में। अब चुनाव आयोग ने जो फटकार लगाई है वो आपको पता ही होगा। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर इसको लेकर फटकार लगाई है कि आपका जो सुरक्षा घेरा है वो इतना बड़ा है कि उसमें चूक होने का मतलब ही नहीं बनता है। यदि आप ही कुछ गलत कर दीजिए या आपके कार्यकर्ता कुछ गलत कर दें तब ऐसा कुछ हो सकता है, अनिंदित हो जाए। हाँ, लेकिन अन्यथा आपके में एक डीएम होता है, एक डीएसपी होता है, पूरे उस लेवल रैंक के लोग होते हैं वहाँ लोकल के, और उसके अलावा आपका एक अलग से सुरक्षा जो सिस्टम है वो है। तो असंभव सा है ये कह पाना भी। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी कह रही हैं, टीएमसी के लोग आज भी मौन प्रदर्शन कर रहे हैं चुनाव के दफ्तर के बाहर, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में भी दम हो सकता है। हम उसमें नहीं पड़ेंगे, फिर ये कहेंगे जांच का विषय है। लेकिन बंगाल की राजनीति को समझने में 2-3 चीज़ें मुझे समझ में आई कि एक तो कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अब हम जब डर कह रहे हैं तो ये मत समझिए कि हम भाजपा को बहुत स्ट्रांग पोजीशन में कह रहे हैं। भाजपा आज तक बंगाल का सत्ता दूर से भी नहीं देख पाई है। मेला अगर लगता है इस गांव में तो भाजपा उस गांव से सुनती है कि मेला चल रहा है। तो हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कितनी स्ट्रांग है बंगाल में, जिनका इतना बड़ा प्रेजेंस है और जिन्होंने इतने लंबे इतिहास को वाम दलों के समाप्त किया है वहाँ पे, उसको चैलेंज किया है जो कि कोई नहीं कर पाया। अब 23 साल तक ज्योति बसु रह गए थे वहाँ पे, पद पे ही गुजरे, उनके बाद भी एक टर्म वहाँ लेफ्ट आई, लेकिन नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी ने लोगों का दिल जीत लिया और बंगाल के लोगों के दिल में उनको स्थान मिला और ऑब्वियसली बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है। उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है नीतीश कुमार जी की तरह बैसाखियों की। याद पड़ता है मुझे कि बिहार जैसी घटनाएं वहाँ भी होती रहती हैं, वहाँ की घटनाएं भी बिहार जैसी होती रहती हैं। बड़ा इंटरकनेक्टेड रहा है बिहार और बंगाल का रिश्ता, क्योंकि बिहार का निर्माण भी बंगाल प्रोविंस से ही हुआ है। हम वहीं से टूटकर बने, फिर हमसे झारखंड अलग हुआ। लेकिन राजनीति भी बड़ी अलग सी है। मैं आपको एक डाटा, जो एक युवा पत्रकार हैं बिहार के, उदित आर्यन नाम है उनका, उन्होंने एक डाटा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भेजा है। उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें अब तक जितने भी वहाँ बंगाल के रहे हैं लोग, जीत कर आए हैं, जो मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं, उनका उन्होंने ब्यौरा दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल में अब तक 8 मुख्यमंत्री हुए हैं, उनमें से 5 कायस्थ और 3 ब्राह्मण हुए हैं। यानी जबरदस्त सवर्णों का दबदबा रहा है। तो ये और एक बात बताते हैं आपको, इसमें आगे बढ़ के बताते हैं। प्रफुल्ल चंद्र घोष कांग्रेस से थे, कायस्थ थे। विधन चंद्र कांग्रेस के थे, कायस्थ थे। प्रफुल्ल चंद्र सेन कांग्रेस के थे, कायस्थ थे। अजय कुमार मुखर्जी बंगाल कांग्रेस के थे, ब्राह्मण थे। और इसमें देखिए लिस्ट में और भी नाम है, माफ़ कीजिएगा एक फ़ोन बीच में आ गया। सिद्धार्थ शंकर रॉय कांग्रेस के थे। ज्योति बसु सीपीआई के, वो भी कायस्थ के थे। और इसमें एक ब्राह्मण, और अब तक 6 कायस्थ दिख चुके हैं मुझे। इसके अलावा बुद्धदेव भट्टाचार्य जो है वो सीपीआई के थे, वो भी ब्राह्मण थे। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की हैं, ब्राह्मण हैं। अब यहाँ मैं
अब ये बताना क्यों चाहता था आपको, ये बताने के पीछे कारण क्या है जान लीजिए। सारे सवर्ण हैं। ममता बनर्जी मंच से बोल चुकी हैं कि मैं हिंदू की बेटी हूँ, ब्राह्मण की बेटी हूँ, मुझे सनातन और हिंदू धर्म मत सिखाइए। ये ज्ञान मत दीजिए कि राम बड़े हैं कि काली माता बड़ी हैं, सब बड़े हैं, सभी का अपना स्थान है। और भाजपा जो इम्पोजिशन करना चाहती है कि नहीं राम राम आपको बोलना ही होगा, क्यों, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं शिव बोलूँगा। मेरे लिए भगवान का प्रारूप बिल्कुल ही अलग है, मेरे भगवान बिल्कुल अलग हैं। हाँ एक ही है ये जरूर हम मानते हैं, लेकिन फिर डिफ्रेंशिएट क्रिएट कौन कर रहा है, भाजपा ही ना। ममता ने तो नहीं कहा कि अलग है राम या और वो, भाजपा ही कहती है कि नहीं आपको ममता बनर्जी ने बाकायदा वहाँ आपको मैंने कल ही बताया कि 37,000 पंडालों को जो अलग अलग दुर्गा पूजा मंडलियाँ हैं उनको दिया। हिंदू ब्राह्मण जो पूजा करते हैं मंदिरों में उनको 1,000 रुपये भत्ता दे रही हैं, सरकार उनको आवास दे रही है फ्री मुफ्त में। तो ममता जी सारा काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। अब आप ज़बरदस्ती चाहते हैं कि नहीं मंच पर वो मौजूद हो, तो वो पूरे भाषण के दौरान पूरा जो भाषण उन्होंने 20 मिनट दिया है उसमें राम 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 करते रहें, तो ये संभव है? आपके हिसाब से किसी की आस्था और विचारधारा नहीं तय होती है। व्यक्ति धर्म और विचारधारा दोनों ऐसी चीज़ें कि प्रभावित होकर ही व्यक्ति किसी से अपने आप स्वीकार करता है। और कहीं ना कहीं इसमें ममता बनर्जी सही है। लेकिन ममता बनर्जी को इस बार के चुनाव में, सिंस वो सत्ता में है, आप याद कीजिए नीतीश कुमार के खिलाफ हम बिहार में बहुत क्रिटिकल रहते हैं, तो जब ममता बनर्जी वहाँ हैं सत्ता में तो हम उनके खिलाफ ही क्रिटिकल होंगे ना, और उनके ही बारे में ना पंचनामा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया है, एक तरफ ओवैसी और एक तरफ पेरिजाद अब्बास, ये दो लोग कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे मुस्लिम वोट्स को। कल कुछ बंगाल के दर्शक हमारे पास आए थे, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, और उन्होंने कहा कि नहीं पेरिजाद उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, ओवैसी उतने बड़ा फैक्टर नहीं है। मालिक वही मैं कह रहा हूँ, कल पंचनामा में जो हेडलाइन था आप देखिए ठीक से बंगाल वाले, और सोचिए कि मैंने क्या कहा, बिहार की गलतियों से सीखना पड़ेगा। बिहार में यही गलती कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से हुई, उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। अब 5 सीट जीत कर आई हो ओवैसी यहाँ से, ओवैसी की पार्टी, और नुकसान पहुंचाया वो अलग। बिल्कुल नुकसान पहुंचाया सो अलग। तो आप ये मत पूछिए, कांग्रेस को जाके पूछिए कहाँ कहाँ दुखा रहा है, कांग्रेस बताएगा। तेजस्वी यादव तो बहुत बड़े बच गए इस चुनाव में, 70 वोट 100 वोट से तब हारते तब और पता चलता है। बिल्कुल, अरे जीती हुई सीट कांग्रेस ने हार दी वहाँ से, तो अब इसमें ज़्यादा इससे हम क्या आपको बता सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, पेरिजाद का भी बहुत अच्छा मैंने देखा है कि उनका फॉलोअरशिप हो गया है, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी उन्हें जो अपने साथ रख रही है, तो कांग्रेस तो सीख गई ना। यहाँ जो झटका दिया ओवैसी ने, उसको वहाँ उन्होंने अपने साथ करने की कोशिश की। अब ओवैसी तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन पेरिजाद को उन्होंने साथ में किया, तो एक कहीं ना कहीं एक वहाँ एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू ग्रोइंग पॉलिटिक्स वो दिखी। अब ममता बनर्जी के साथ दिक्कत क्या है कि वो किसी के साथ अलायंस में वहाँ सरकार नहीं चला रही, मजबूरी में नहीं चला रही हैं। उनको अपने अगर चला भी नहीं तो अपने ताकत पर उन्हें लेकर आना है, और कांग्रेस उनसे अलग ही है। परिस्थितियाँ बन सकती हैं, तो हो सकता है कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ले, तो वो तो कोई भी कह सकता है भाजपा के साथ भी सरकार बना सकती है, वो तो सब कुछ हो चुका है इस जगह पे, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी मतलब है कि टीएमसी सत्ता में आए, जो आधिपत्य था, मैंने बताया 2016 के चुनाव में आपको कि 120 से ज़्यादा सीटों पर सीधा जीत दर्ज किया उन्होंने। लेकिन भाजपा, क्योंकि कल आपने एक सवाल पूछा था, मैंने गलत उसमें जवाब दे दिया था, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं फ्लो में मुझे लगा कि आप कुछ और पूछ रहे हैं, मैं कुछ और बोल गया। आपको मैंने बताया था कि 4,000 वोटों के अंतर रहा है 60 सीटों के आसपास में भाजपा और उनके बीच। ये एवरेज था, पर सीट नहीं था। वो एक्चुअली कोरोना काल के वजह से मेरे दिमाग में वो बातें घूम रही थी। वो कि 4,000 वोट जो था वो एवरेज था, बिल्कुल आप सही बोल रहे थे, एवरेज वोट शेयर था। और उसी आधार पर यह एहसास हो रहा है कि भाजपा बहुत कंपटीशन में पीछे नहीं थी। तो अगर भाजपा को मौका मिले तो भाजपा ओवरलैप कर सकती है ममता बनर्जी को। और अगर उसमें ये जो मुस्लिम फैक्टर है ये अगर भारी पड़ जाए, काट दे ममता बनर्जी का वोट्स, तो अच्छा खासा डैमेज हो जाएंगी ममता बनर्जी। सरकार बनाने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है उनको किसी की। तो वैसी परिस्थितियों में भाजपा भी जुगाड़ तोड़ मरोड़ में कैसे ताकतवर है आपको पता ही है। जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन से अमित शाह लग जाएंगे जुगाड़ में सरकार बनाने की, और उसके बाद फिर बस एक ओपन मार्केट सा हो जाता है लोकतंत्र, बोलियाँ लगने लगती हैं। कोई एक ज़माना था कि सुनते थे नीतीश कुमार विधायकों के पास पहुंचा देते थे स्कॉर्पियो, अच्छा, आज फॉर्च्यूनर पहुंच चलती हैं। नहीं, कोई सीनियर पत्रकार एक बार बोले थे टीवी पे, हम सुन लिए थे तो दिमाग में अटक गया कि हम बोला कि वाह विधायक बनने पर स्कॉर्पियो मिल जाता है मुफ्त में। तो अब सुने हैं कि फॉर्च्यूनर का दौर चलता है। अमित शाह जी स्कॉर्पियो तो में बात नहीं करते हैं, फॉर्च्यूनर जो भेजते हैं बड़ा बड़ा गाड़ी।
तो ढेर लोग का मोह माया रहता है, पद प्रतिष्ठा बहुत कुछ है। नीतीश कुमार ने एक नया ही नीतीश कुमार भी एक नया सिस्टम सीख लिए हैं कि किसी को अपना करना हो तो सीधे उनको मंत्री बना दीजिए। हाँ, जमा खान जी, ठीक है साहब, जमा खान जी हैं, निर्दलीय विधायक हैं, सुमित सिंह जी, इन लोगों को मिला है, रखा हुआ है। वो तो बेचारे हैं, वो थोड़ा इंतजार में हैं कि चिराग पासवान जी क्या आगे का डिसीजन लेते हैं, फिर उसका वो भी फैसला करेंगे। लेकिन मूलतः बात ये है, आप विशेष बताइएगा कि टीएमसी से कुछ लोग अलग हुए हैं। और आज भी बिहार के इस अखबार, देखिए कौन सा अखबार है मुझे नहीं पता, लगता है कोई सरकारी ही अखबार है, तो इसमें लिखा हुआ है क्या, जदयू में आएंगे तृणमूल के कई विधायक। ये भी एक बड़ा झटका हो सकता है। अब देखिए, डैमेज तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ जाएंगे, अलग अलग पार्टियाँ जा तो रहे हैं, मांझी जी भी क्या कर पाएंगे वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पार्टियां अगर दावा कर रही हैं, ये अगर वोट परसेंट काटेंगे भी, आज उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी नीतीश कुमार को? क्योंकि वो वोट डिवीजन नहीं चाहते हैं। आज एक बिहार देश की राजनीति में एक नाम था वोट कटवा, जो कोई बनना नहीं चाहता था। एक वक्त मुझे याद है कि रामविलास पासवान जी को वोट कटवा बना दिया गया था। थे नहीं, और रामविलास पासवान ने इतना बुरा माना उस बात का कि 2005 में सरकारें नहीं बनने दिया किसी का, तो लो वोट कटवा तो फिर, और उसका भी सजा उनको मिला कहीं ना कहीं। बाद में नीतीश कुमार जो किया उसको पता ही, हमने बताया सब। लेकिन ये शब्द अब बहुत व्यापक स्तर पे हो गया। अभी ये अपमान नहीं है, अब लोग इसे सम्मान के तौर पर ले रहे हैं। और मुझे इसमें प्रशांत किशोर का जो रोल है वो बड़ा ही बहुत डैमेजिंग लगता है। मुझे लगता है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी टाइप की जो राजनीति है ये डैमेज करेगी। ये आने वाले समय में राजनीति का जो एक विचारधारा वाली राजनीति है उसको वो बिगाड़ रही है। जिस तरीके से वो सरकार बनाने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाने की तरफ चले जाते हैं। आपको मैंने बताया था बिहार के संदर्भ में भी कि कई जगहों पर जहाँ उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने लगातार वहाँ पे ऐसी जो क्षेत्रीय जो होता है जातिगत फॉर्मूला, उसको साधने के लिए डमी कैंडिडेट खड़ा कराना, उन डमी कैंडिडेट को चुनाव लड़वाना, पैसे देकर बकायदा, ये सारी आजकल चुनाव जो मैनेजमेंट हो रहा है इसका एक हिस्सा बन गया है। और इसकी वजह से क्या दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कत क्या हो रहा है कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। बाय हुक और बाय क्रुक किसी तरह से सरकार लोग बना ले रहे हैं। अब आप कीजिएगा, सामने वाला भी करेगा, सामने वाला करेगा तो उसके बगल वाला भी करेगा, सारी पार्टियां कर रही हैं। इस चक्कर में नीतीश कुमार की जो व्यक्तिगत एक राजनीतिक विचारधारा थी वो धूमिल हो गई। तो ये कहीं ना कहीं स्तर गिरता जा रहा है। इससे युवा राजनीतिज्ञों को आने से पहले ही दिशाहीनता नजर आती है। तो आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं आएंगे तो वही हथकंडे अपनाएंगे, सीधी सी बात। बिल्कुल, ये आगे की रणनीति ना। देखिए, गांधी जी ने जो अहिंसा का राजनीति दिखाया था, काफी दिनों तक लोगों ने फॉलो किया। आज भी अहिंसावादी लोगों को देखकर लोग कहते हैं ये कैसे ऐसे हो सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आने वाले नेताओं ने जो मापदंड तय किए हैं, जो प्लेस होल्डर्स एग्जाम्पल्स सेट किए हैं, वो वैसे नहीं थे जो गांधी जी ने सेट किए थे, और उसकी वजह से राजनीति धूमिल होती गई। खैर, हम ज्ञान देने नहीं आए, बंगाल में बात करेंगे। थोड़ा बहुत बहक जाता हूँ, लेकिन सॉरी। करना क्या है कि अब जिस जगह पर राजनीति बंगाल की स्थिर हो गई है, नामांकन लोग करना शुरू कर चुके हैं, चुनाव तो तय है और तय समय पे ही होगा, और भाजपा जो चाहती है उसी हिसाब से ही होगा। अब उसमें ममता बनर्जी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। और जब इसका जांच को लेकर अलग अलग एजेंसियाँ आ रही कि कैसे पैर में चोट लगा, और ममता चाहती है कि इसका इंस्टेंट फ़ायदा उठा लें, और नहीं उठाने दिया गया, चुनाव आयोग ने बाकायदा झटक दिया, तो अब समझ लीजिए कि बहुत कुछ उनके फेवर में होने वाला नहीं है। लेकिन डीजीपी से बदल दिया गया। अब दो कैडर के लोग तो पहले ही साइड किए जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में दिक्कत क्या है कि ममता बनर्जी की ताकत को कमजोर किया जा रहा। अब टीएमसी से जो लोग बाहर निकले हैं, जन उनका नाम बताइए। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी। कहा जाता है कि शुभेंदु अधिकारी का कद जो है ममता बनर्जी के बाद था, लेकिन जैसे ही उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की हैसियत जैसे बढ़ती चली गई, तो कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा की लड़ाई जो कह सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के शैडो में काम किए हैं। उनका और ममता बनर्जी का प्रेजेंस एक बराबर का था। लेकिन ये सच बात है कि राजनीतिज्ञ मोह माया में फंस जाते हैं परिवार के, और इस वजह से आप जिनका नाम लेकर आ रहे हैं उनका कद बढ़ा है। और पार्टी में कई लोगों को लगता है, हमने बिहार की कई पार्टियों को इस तरह से देख रखा है,
राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों में भी ऐसा हुआ है। जब हस्तांतरित सत्ता करने की कोशिश करते हैं अपने आने वाले जो वंशज है, पीढ़ी है, तो कहीं ना कहीं नेता तो जो उनके साथ खड़े रहते हैं उनको ऑब्वियसली इसमें बुरा लगना लाजमी है, और यही हुआ है। और आपने और भी लोगों का नाम लिया है। और कई नाम है सर, सुनील मंडल हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी भी टिकी, क्योंकि जैसे इन्होंने बगावत का सुर छेड़ा उसके बाद दर्जनों ऐसे टीएम के विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं। तो इसमें मुख्य भूमिका अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें, बाकी नाम हम गिनवा सकते हैं कि मिहिर गोस्वामी हैं, अरिंदम भट्टाचार्य हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, ठीक है, और कई ऐसे लोग, माफ़ करिए, शुभेंदु अधिकारी जी। शुभेंदु अधिकारी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि साइडों में तो काम किया ही है इन्होंने, अब भाजपा इनको फील्ड कर रही है। यानी समझिएगा, भाजपा जिन संभावित सीएम कैंडिडेट्स की तरफ बढ़ सकती है बंगाल में, उनमें एक प्रबल चेहरे ये हैं, और इनको नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। तो जोड़ घटाओ यहाँ का आप समझ रहे होंगे, यानी जिस हथियार से ममता बनर्जी खुद लड़ रही हैं, उसी हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब बीजेपी भले वो दिल्ली से राजनीति कर रही है, लेकिन उसने क्या किया, एक बहुत मजबूत मोहरा पकड़ा है, और वो शुभेंदु अधिकारी को पकड़ा है। वो भी अब मान लीजिए जैसे कि यहीं पे बिहार की राजनीति में अगर जो सेकंड नंबर का लीडर है उसे अगर पार्टी से तोड़ लिया जाए तो काम आसान हो सकता है, और पहले से वोट बैंक जो बीजेपी का वो अपना है ही। और देखिए, इसी वजह से होता क्या कि भाई बंगाल की राजनीति इसी वजह से खुल चुकी है। ममता बनर्जी के पास जो एक छत्र मुस्लिम वोट का जो था ठीकरा, उसमें तो पहले ही सेंधमारी हो चुकी है, वो दिख रही है, वो स्पष्ट है, वो दिखेगा चुनाव में रिजल्ट्स में भी। लेकिन उसके अलावा भाजपा और भी कोई मौका छोड़ नहीं रही है। आज स्मृति ईरानी जिस तरह से घूम रही थी, और जो बातें उन्होंने मंच से कही हैं कि इन्हें राम से दिक्कत है, और शुभेंदु अधिकारी ने तो ये भी आरोप लगा दिया है कि ये पार्टी नहीं प्राइवेट कंपनी हो गई है, ममता बनर्जी अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। और अगर हमारे जैसे लोग ये बात कहने आते हैं कि नहीं, हम पार्टी को जनता के बीच लेकर चलें, पार्टी में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना हो, लोगों तक डिवाइड करके पावर पहुंचाया जाए, तो उसके चलते हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, और ये सोचा भी नहीं जाता है कि इस पार्टी को खड़ा करने में भी हमारा योगदान रहा है। और ऐसी बातें, जब छुड़ा घोपने की बात आपको याद है, कहीं याद पड़ रहा है, ये कहाँ सुना था आपने? मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी। तो बिहार के संदर्भ में आप देख सकते हैं मुकेश सहनी को कितना फायदा हुआ था। तेजस्वी यादव को ऐन मौके पर, कहानी तो ऐसी थी कि तेजस्वी यादव को भी पता था कि मुकेश सहनी साथ में नहीं है, मुकेश सहनी को भी पता था कि तेजस्वी के साथ में नहीं रहना है, सब बातें हो चुकी थी मुकेश सहनी की भी अमित शाह से। बस वो ड्रामेबाजी उस जगह पे किया गया इसलिए ताकि उसका पॉलिटिकल फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल उसका फायदा हुआ। चार विधायक जीत कर आए हैं, जिस पार्टी ने उम्मीद नहीं लगाई थी 4 विधायक जीतने की, आज उसके नेता मंत्री हैं। तो ये साबित करता है कि इस तरह की राजनीति में पॉलिटिकल, ममता बनर्जी के पैर में चोट जिस वजह से भी लगी हो, वो इग्नोर भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल रहा है सर लोगों में, पश्चिम बंगाल के लोगों में। पश्चिम बंगाल के लोग बिल्कुल ही अग्रेसिव हैं। दिलचस्प क्या है सर, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी व्हील चेयर पर प्रचार कर सकती हैं, और अगर ये होता है, खबरें आ रही थी कि अब हो सकता है कि वो कह रही हैं कि पैर में चोट है तो व्हील चेयर पे वो प्रचार करेंगे, तो क्या लगता है सर इसका फायदा मिलेगा और व्हील चेयर पे प्रचार करने निकल जाए? बहुत स्ट्रॉन्ग इसका प्रेजेंस होगा। आपको याद होगा कि लालू यादव की गैरहाजिरी में, जब वो वहाँ जेल में हैं ओटवार में, तो उस वक्त याद कीजिए उनकी तस्वीर लेकर तेजस्वी यादव, मीसा भारती, तेज प्रताप, राबड़ी सब घूम रहे थे, फायदा उठाने के लिए, पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए। ये जो हथकंडे हैं, देखिए ऑब्वियसली आप नरेंद्र मोदी का इस देश में आना, आज इस जगह पे हम हैं, लगभग दूसरा टर्म चल रहा है उनका, और काफ़ी समय हो चुका है नरेंद्र मोदी के अंदर भारत को रहते हुए। हमने देखा है कि बहुत कुछ ड्रास्टिक जो वादे उन्होंने किए थे, 15 लाख दे देंगे, रोजगार दे देंगे, इन सारे वादों पर काला धन लेकर आएंगे, सारे जुमले साबित हुए हैं। एलपीजी गैस और सिलेंडर्स और इनकी जो तेल की दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं, आम व्यक्ति को जिस तरह से झेलना पड़ रहा है महंगाई की मार, ये वादे नहीं थे, वादे इसके इतर थे। और वो जो हनीमून पीरियड जो हम बार बार करते हैं वो खत्म हो चुका है। जनता को पता है कि नरेंद्र मोदी में वो बात नहीं है, जो करिश्मा जो हमने देखा था, चुना था। तो ये मत कहिए कि जनता फंस नहीं जाती है इन वादों में, लुभावनों में, इन इमोशंस में। हिंदू इमोशंस में फंस कर हिंदू जनता ने वोट किया। हिंदू जनता क्यों बोलेंगे, हम सभी ने वोट किया, और उसका कोई बहुत बड़ा फायदा हमें नहीं मिला। अगर भाजपा से जाके पूछिएगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो क्या पुलवामा अटैक किया ना, पुलवामा का जवाब लिया ना, वो कहेंगे 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया उसने। तो ये बातें ही रिपीट होंगी। उन्होंने ये नहीं कहेंगे कि नोटबंदी हमारी फ्लॉप हो गई,
वो ये नहीं कहेंगे कि हमने जो भी स्कीम्स लाया उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट बहुत नहीं आ पाया। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने केवल चेहरा चमकाने के लिए बहुत कुछ किया। वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे हाथ से इकोनॉमी फिसलती जा रही है। वो ये नहीं बताएंगे कि बात तो हुई थी जवाब देने की चीन की, चीन ही जवाब दे रहा है। बात हुई थी पाकिस्तान को आंख दिखाने की, पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जा रहा है। और आपके पास साबित करने के लिए भी कुछ नहीं है। पाकिस्तान उल्टा जो पूरा मामला हुआ, आपको याद होगा हमारे यहाँ के जो एक एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट वहाँ जो मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, वो जो वहाँ फंस गए थे, पाकिस्तान ने उनको यहाँ भेजकर कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टेप ले लिया। वो दिखा दिया कि हम बहुत ही एक ब्राउनी पॉइंट पाकिस्तान को मुफ्त का मिल गया। तो ये नहीं है, ये बातें जो कहते हैं नेता उनमें जनता फंसती है। इमोशनल कार्ड इसीलिए खिलाता है। आज नरेंद्र मोदी दाढ़ी बढ़ाकर इतना बड़ा क्यों घूम रहे हैं? वो ममता के व्हील चेयर और नरेंद्र मोदी की दाढ़ी तक ही बंगाल पूरा चुनाव सिमट जाएगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जहां मुस्लिम वोट्स में बैंक में ममता बनर्जी की सेंधमारी हो रही है, वहीं शुवेंदु अधिकारी जैसे लोग जो टीएमसी से अलग दर्जनों प्रभावशाली नेता जो अलग हुए हैं, वो बहुत भारी पड़ेंगे। ममता बनर्जी को हर रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है सर कि घर वाले ही जो आपके साथ रहते हैं आपकी हर कमजोरियों को जानते हैं। देखिए झारखंड की बात देखिए ना, सरजू राय बागी जाके हरा आए जी, रघुवर दास को हरा दिए हैं। तो अब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा देंगे तो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। आज बागी जो घर के हैं उनमें बहुत ताकत है। अभी देखिए ना, लोजपा में भी बहुत कुछ चल रहा है। बिहार की राजनीति में आप देखिएगा, राजद में देखिएगा तो तेज प्रताप तेजस्वी के बीच में आपको दिख जाता हो कंटेंशन। तो जहाँ एक से ज़्यादा उत्तराधिकारी हैं, एक से ज़्यादा पावर सेंटर्स हैं, वहाँ कचरा होता है इस तरह का। भाजपा का ही देखिए, बिहार में जब नए नेता पैदा हुए हैं तो सुशील मोदी संटिंग में चले गए हैं। तेवर देखिए, भाषण मत समझिए, हमारे तेवर को देखिए। बीजेपी के विधायक कोई कहते हैं वो भी नहीं है, चुप कोई नहीं है। सभी चाहते हैं कि ताकत उनकी तरफ आए, नए आए वो भी ताकत चाहते हैं। तो अभी बंगाल में बहुत कुछ होना है, अभी तो हमारी कमेंट्री जारी रहेगी। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि शुवेंदु अधिकारी को फील्डिंग जिस तरह से किया गया, नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, और उसी वोट बैंक पे, उसी जनाधार पे जो सेंटिमेंटल वैल्यूज ममता बनर्जी लेकर आ रही हैं, उन्हीं सेंटिमेंटल वैल्यूज को वो भी लेकर आ रहे हैं। तो लड़ाई तगड़ी हो जाएगी। ममता बनर्जी को थोड़ा कष्ट तो होगा इन सब चीज़ों से। तो बीजेपी जो वहाँ है काफ़ी मजबूती से टक्कर दे रही है। लेकिन सबसे अगर चिंता की बात है ममता बनर्जी के लिए, तो उनके जो अपने लोग हैं वो लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं, बीजेपी में केंद्र की सरकार है, हर तरह का हथकंडा है, पावर है, सेंस ऑफ पावर, पैसा, जो कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से ममता बनर्जी के काफ़ी अपने लोग हैं। खास करके शुवेंदु अधिकारी का नाम लेंगे, जो जिनके बारे में माना जाता है कि नंबर 2 स्तर के हैं। और जैसे ही उन्होंने बगावत शुरू किया, उसके बाद तमाम देखें आप कई नेता अब जो है बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। और इसलिए आज का विश्लेषण का लब्बू लुआ यही था कि ममता बनर्जी को बीजेपी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके अपने लोग जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उससे डरने की ज़रूरत है। और उसका ही नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ आपको जो हमारा UPI नंबर दिख रहा है उस पर यथासंभव डोनेट करें, ताकि हम इसी तरीके से सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता आपके लिए करते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।